हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस दशा में विक्रेता क्या करता है या क्या करेगा? तो इसका आंसर है अपनी संपत्ति वापस ले लेता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज को कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? तो इसका आंसर है ब्याज उचंत खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस हास विधि में किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है घटती शेष विधि या पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा हास की गणना करने से लाभ हानि के डेबिट पक्ष में प्रत्येक वर्ष अलग अलग राशि लिखी जाती है? तो इसका आंसर है घटते शेष विधि में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति से मिलती जुलती माल बेचने की एक अन्य पद्धति और कौन सी है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में क्रेता को माल का स्वामित्व माल खरीदते ही हस्तांतरित हो जाता है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रेता के दृष्टिकोण से किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत स्टॉक को ऐसे देनदारों में बदलना है जो किस्तों द्वारा भुगतान करें, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है एलसी कापर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल का स्वामित्व तुरंत क्रेता पर हस्तांतरित हो जाता है अथवा मार्ग पर उसका वास्तविक स्वामित्व हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है कार्टर ने ये दिया हुआ है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जबकि उसे माल की सुपुर्दगी मिलती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है जे.आर. बाटलीबाई का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिक्री की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप आपसी अनुबंध के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व बिक्री के समय ही क्रेता का हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को दावा करने का अधिकार होता है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में अदेय राशि को विक्रेता की पुस्तकों में उसे पुस्तकीय ऋण माना जाता है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेता की पुस्तकों में क्रय की गई संपत्ति को कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है
आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ह्रास में घटाकर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रेता को देय राशि दायित्व पक्ष की ओर कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है उच्चंत खाते की बाकी से घटाकर दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में ह्रास और ब्याज खाता बंद करने पर क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है? तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन इसका है बिंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट टू PL अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में बिक्री के समय कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसका आंसर है ब्याज संदेह खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में बेचे हुए माल के संबंध में विक्रेता बीमा प्रीमियम की राशि की गणना कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है बीमा प्रीमियम की राशि की आधिक्य पर प्रतिवर्ष की बाकियों पर निकाली जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ व्यवसाय ब्याज उच्चंत खाते की बाकी ब्याज खाते में हस्तांतरित न कर के उसे कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो इसका आंसर है लाभ हानि खाते में ब्याज के बराबर राशि हस्तांतरित करते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेता निर्धारित अवधि के पूर्व क्रय अनुबंध को पूरा करने के लिए बकाया किस्तों के लिए निश्चित राशि पर समझौता करता है। जो राशि वार्षिक राशि से जितनी कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे छूट कहते हैं, रीबेट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, जब माल किस्त भुगतान पद्धति पर क्रय किया जाता है तो क्रेता किसी वित्तीय निगम से राशि लेकर इसका भुगतान करता है, तो ऐसी दशा में सभी किस्तों का भुगतान विक्रेता के स्थान पर कौन करेगा? तो इसका आंसर है वित्तीय निगम द्वारा किया जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जबकि क्रेता किसी भी संपत्ति को किस्त भुगतान पद्धति पर विक्रेता से क्रय करता है और विक्रेता को भी किराए पर दे देता है, तो किस्त एवं ब्याज की देय राशि का भुगतान कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है विक्रेता से मिलने वाली किराए की राशि से। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेता के दृष्टिकोण से किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत एक ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है जिसका क्रय मूल्य उसके ऊपर एक ऋण की तरह है जिसका उसे भुगतान करना है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है LC कापर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस्त भुगतान पद्धति तुरंत बिक्री का सौदा है जिसमें मूल्य एक बार में इकट्ठा भुगतान करने के स्थान पर निर्धारित अवधि में धीरे धीरे भुगतान करते हैं और ब्याज का भी प्रबंध करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है विलियम पिकल्स का। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। किस पद्धति में केवल उधार क्रय विधि के अनुरूप ही क्रेता की पुस्तकों में लेखा किया जाता है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में किस्त भुगतान के लिए विक्रेता के खाते को किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में जोखिम सदैव क्रेता पर ही बना रहता है? तो इसका आंसर है किस्त भुगतान पद्धति पर।
चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में जब वर्ष के अंत में बिक्री की राशि को हस्तांतरित करने के लिए क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है? तो इसका आंसर है सेल्स अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट। नरेशन है बीइंग ट्रांसफर ऑफ सेल्स। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेता की पुस्तकों में बिक्री खाते को किस मूल्य से क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है बिक्री के रोकड़ मूल्य से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई माल किस्त भुगतान पद्धति पर क्रय किया जाए और किस्त दी हो और ब्याज की दर भी दी हो तो रोकड़ मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका आंसर है रोकड़ मूल्य के लिए ब्याज की गणना अंतिम किस्त से शुरू करेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिक्री के समय तथा माल सुपुर्दगी के समय यदि विक्रेता को क्रेता से राशि प्राप्त होती है तो उसकी जनरल प्रविष्टि किस प्रकार होगी? तो इसका आंसर है कैश या बैंक अकाउंट DR टू बायर्स अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।